વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, નવી બધી વિદ્યાર્થીની બહેનો, તમારું કેપી ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં રસિકભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તમારો અને સ્કૂલના સ્ટાફનો પરિચય હજી આપણે રૂબરૂ થયો નથી, છતાં આપણે વિડીયો મારફત રૂબરૂ મેળા તુલ્ય સમજીને આપણે આ કોરોના મહામારીનો જે દુઃખદ જે સમય ચાલી રહ્યો છે એમાંથી નીકળવાનો આપણે પ્રયાસ કરશું અને અભ્યાસમાં પણ આપણો ધ્યાન એમાં જળવાઈ રહે અને આપણો અભ્યાસ પણ આગળ ચાલે એ માટે આપણે પ્રયત્ન કરીશું. આગળના વિડીયોમાં આપણે આરાધના એક કાવ્ય મૂકેલું છે, તો એક વિદ્યાર્થીની બહેનો એક ધ્યાન આપો, આપણે એની નોટબુક બનાવવાની છે. પાઠ્યપુસ્તકમાં જે પાઠ પૂરો થાય ત્યાં પાછળ શબ્દાર્થ, મુહાવરા અને સ્વાધ્યાય આપેલું છે, તો એની નોટબુક આપણે એવી રીતે તૈયાર કરીશું. પાઠનું નામ ઉપર હાસ્યમાં, લેખક કવિનું નામ અને પછી શબ્દાર્થ, મુહાવરા અને છેલ્લે સ્વાધ્યાય, મોટા પ્રશ્ન, ટૂંકા પ્રશ્ન, જે કંઈ હોય એવી રીતે. પહેલું કાવ્ય પૂરું થયું આરાધના, તો એમ એ રીતે લખવાનું, પછી બીજો પાઠ, ત્રીજો પાઠ, એમ ક્રમશર આપણે આની નોટ તૈયાર કરીશું. જે પાઠ જે દિવસે પૂરો થાય એની એ જ દિવસે આપણે નોટ તૈયાર કરીશું. અને જ્યારે તમે સંસ્કૃત અથવા હિન્દીનો પાઠ ભણવા બેસો ત્યારે પાઠ્યપુસ્તક અને નોટબુક અને પેન બાજુમાં રાખી અને પછી જ આપણે ભણવા બેસીશું, તો આપણને શબ્દનો ખ્યાલ આવશે. તો પહેલું આરાધના કાવ્ય પૂરું થયા બાદ આપણે આજે હિન્દીનો પાઠ બીજો ન્યાયમંત્રી એ પાઠ આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. पाठ का नाम है न्यायमंत्री, लेखक है सी सुदर्शन. उसका पूरा नाम बद्रीनाथ शर्मा. पंजाब राज्य का जो सियालकोट नामक जो विस्तार है, जो एक शहर है, वहां उसका जन्म हुआ था. बचपन से ही उसको छोटी छोटी कहानियां लिखने का शौक उसने पाल रखा था. यहाँ हम जिस पाठ की आज हम बात करने जा रहे थे वो है न्यायमंत्री. न्याय चलाने वाला, करने वाला मंत्री. पहले जमाना में और आज के जो जमाना है उसमें भी जिस देश की, जिस राज्य की खुफिया एजेंसी यानी कि जासूस पावरफुल है, वो राजा, वो देश बहुत सारी तरक्की कर सकता है. प्रजा और राजा के बीच जो सच्ची बात है वो पहुंचाने का काम जासूसी करता है. क्योंकि प्रजा जब राजा के समक्ष उसे वहां पेश किया जाता है तब डर के मारे प्रजा राजा के समक्ष कुछ नहीं बोली, लेकिन जासूस के जरिए प्रजा का जो सही जो प्रश्न है वो राजा के पास जासूस के जरिए ही उपस्थित होता है. यहाँ सम्राट अशोक अपने राज्य में न्याय मंत्री का जो पद जो खाली पड़ा हुआ था उसमें स्थापित करने के लिए किसे न्याय मंत्री के रूप में इस पद पर बिठाया जाए. राजा ने सोचा न्याय मंत्री सारे राज्य की पूरी जिम्मेदारी है, जो पूरी ईमानदारी से ये कार्य करेगा तभी एक आम जनता है उसको न्याय का सही जो निर्णय है उसे मिलेगा. हमारी भारतीय कानून व्यवस्था ऐसा कहती है कि 100 गुनहगार गुनाह करने के बाद छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बेगुनाह
जो गुनाह नहीं किया है फिर भी उसे सजा हो जाए, वो सही नहीं है। इसीलिए सरकार ने हमारी न्याय प्रणाली में बहुत सारी बातें को ध्यान रखकर न्याय बनाया गया है। एक बार न्याय तो बन गया है, लेकिन उसका सही मात्रा में प्रजा के बीच उसका जो उपयोग हो, तभी सच्चे न्याय कहा जाता है। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज करने के लिए एक छुपा वेश लेकर आम जनता के बीच जाने का प्रयास किया। वहां शिशुपाल नामक एक ब्राह्मण पुत्र है, पढ़ा लिखा है, कुछ करने की उसके अंदर ताकत पड़ी हुई है, लेकिन इस न्याय प्रणाली से वो बहुत नाखुश है। बार बार वो ऐसा कहता है, राजा ने सही निर्णय नहीं किया, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन न्याय मंत्री के पद पर जब उसे नियुक्त किया जाए, तब वो एक कार्य कर सकेगा या नहीं, ये बात बताने के लिए सम्राट स्वयं एक अतिथि रूप धारण करके शिशुपाल नामक जो ब्राह्मण है उसके घर जाता है। वो अतिथि के रूप में गया है। हमारा देश में संस्कृत में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। शिशुपाल ने भी अतिथि को देव मानकर अपने घर में प्रवेश करने दिया। तब जो वर्तमान स्थिति जो चल रही है, चारों ओर अन्याय हो रहा है, इसके बारे में शाम का खाना खाने के बाद दोनों के बीच जो बातचीत हुई, यह इस पाठ का जो सार बताया गया है। वो कहता है, सही रूप से न्याय नहीं हो रहा है। अतिथि रूप में जो इंसान था उसने बताया कि आपको न्याय मंत्री के पद पर बिठाया जाए तो आप ये न्याय कर पाएंगे? क्यों नहीं, अवश्य कर पाऊंगा। क्या कोई गुनहगार इस न्याय से बच नहीं सकेगा? कोई नहीं बच सकेगा। कोई बात नहीं, बातचीत खत्म हुई। सुबह होते ही अतिथि वहां से चला गया। दूसरे दिन राजा ने सैनिक के जरिए उसको बुलावा भेजा। अब शिशुपाल डर गया। उसने सोचा, कल रात अतिथि के पास मैंने जो बातचीत की थी, शायद वो अतिथि ने राजा को एक बात बता दी होगी। अब मुझे तो शिक्षा होनी ही है। डरता हुआ वहां पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो अतिथि कोई और नहीं था, खुद सम्राट अशोक ही था। उसने कहा, आपको न्याय मंत्री के पद में नियुक्त किया जाता है तो आप ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठा पाओगे? थोड़े शॉर्ट समय के लिए तो वो डर गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा। फिर भी उसने थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद बताया कि हाँ महाराज, मैं ये जिम्मेदारी ईमानदारी से उठा पाऊंगा। राजा ने न्याय मंत्री के रूप में अपने अंगूठी में जो पहनी हुई जो राजमुद्रा थी उसको पहना दी गई और उसे न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। क्या हुआ, एक समय एक सरकारी पहरेदार की हत्या हो गई। चारों ओर शांति बनी हुई थी, क्योंकि चंद ही समय में शिशुपाल ने न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई थी, कोई गुनाह ही नहीं हो रहा था, कोई आदमी को डर नहीं था। जैसे रामराज प्रजा सुखी, उसी तरह यहां प्रजा भी सुखी थी। लेकिन उसके बीच भी एक पहरेदार की हत्या हो गई। न्याय तो करना ही था। शिशुपाल डर गया कि इतनी सारी व्यवस्था के बावजूद भी ये हिंसक कृत्य किसने किया। रात दिन ये कर दिए, पता चला हत्या करने वाला कोई और नहीं, खुद सम्राट ही था। अब क्या करें? राजा को सजा एक सामान्य आदमी के रूप में, जो न्याय मंत्री के रूप में आज बैठा गया है, वो कैसे कर पाएगा? लेकिन न्याय तो करना ही था। राजा हो या रंग, न्याय को सब तो अच्छी तरह से करना ही पड़ेगा। बाद में
जरा भी डर किए बिना उसने अच्छी तरह से राजा का नाम दे दिया गया। राजा ने उसे कहा गया कि आपने हत्या की है, आपको मृत्युदंड मिल जाएगा। लेकिन बाद में राजा एक भगवान का रूप है। एक आम आदमी भगवान को शिक्षा कैसे दे सकता है, ऐसा सोचकर उसने एक सोने की राजा की मूर्ति बनाई गई। इस मूर्ति को फांसी की सजा दी गई और राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और कहा, राजा भगवान का रूप है, भगवान यानी कि राजा को सजा वही भगवान ही दे सकता है, इसलिए मैं आपको ये शिक्षा नहीं दे सकूंगा। लेकिन उसकी प्रतिकृति रूप में जो सोने की मूर्ति बनाई गई थी उसको फांसी की सजा दी गई। बाद में राजा को कहा, ये अंगूठी आप वापस ले लिए, क्योंकि इतना बड़ा बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन सम्राट अशोक ने कहा, मैंने आपकी एक परीक्षा की थी, आप सही मायने में एक अच्छे न्यायमंत्री के रूप में आप नियुक्ति किए गए हैं और आपको ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से ये आगे बढ़ानी है और इस राज्य को जो न्याय प्रणाली है उसे सुव्यवस्थित करना है। इस तरह इस पाठ का हमारा सार रहा। अब हम आगे इस पाठ की